अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं तमाम 10वीं जमात के तमाम तलबा का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपने जो पिछली क्लास में यानी पहली वीडियो क्लास में जो पढ़ा है उसको हम एक मर्तबा देख लेते हैं कि किन किन नुकात का हमने मुतालिया किया है, उसके ताल्लुक से हम एक मर्तबा पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने यूरोपीय अक़वाम के साथ हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात थे किस तरह थे, आपने इस सबक के यानी हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद के पहले हिस्से में, पहले वीडियो लेसन में आपने आकर जो है इसका मुतालिया किया है। दूसरे नंबर पर आपने उस्मानी तुर्कियों का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा, कब और कैसे कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कियों ने कब्जा किया, कब्जे के बाद किस तरह के हालात रोनुमा हुए, इसका भी आपने पहले हिस्से में मुतालिया किया है। तीसरे नुकात में आपने पढ़ा हिंदुस्तानी बहरी रास्ते की दरियाफ्त, किस तरह और किसने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश किया, उसके ताल्लुक से भी आपने पढ़ा था। और चौथे हिस्से और आखिरी हिस्से में आपने हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद के मुताल्लिक आपने पढ़ा था। आपने इस नुक्ते में आपने पढ़ा, आपने सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच और अंग्रेजों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। हमने फ्रांसीसियों के ताल्लुक से पहले हिस्से में मालूमात नहीं हासिल की, लेकिन आज के इस सबक में यानी दूसरे वीडियो लेसन में आप आगे इसका मुतालिया करेंगे। सबक शुरू करने से पहले, जैसा कि हमने पहले हिस्से में पहले वीडियो क्लास में जो पढ़ा था, उसके मुताल्लिक से मैं आपके सामने कुछ सवालात रखूंगा। क्या आप तैयार हैं बच्चों? हाँ, तो चलिए मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। अब आपके लिए पहला सवाल है, किसने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया? तो कुस्तुनतुनिया पर किसने कब्जा किया, जरा सोच कर बताएं। जी हाँ, इसका जवाब है उस्मानी तुर्कियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। हमने इसका मुतालिया किया है। दूसरा सवाल आपके लिए इस तरह है, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता किसने तलाश किया? बहुत ही आसान सा सवाल है। हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करने वाला मल्लाह कौन है? बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने। इसका सही जवाब है, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करने वाला वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश किया। अब आपके लिए तीसरा सवाल है, वो कौन से साइंसी आलात थे जो मल्लाहों को मददगार साबित हुए? आप जरा सोच कर बताएं कि वो दो कौन से साइंसी आलात थे जिनको इस्तेमाल कर आकर जो है मल्लाह अपना समुद्री सफर तय करते थे और वो अपने सफर में वो आलात इनको मददगार साबित होते थे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत अच्छे तरीके से आप जवाबात दे रहे हैं बच्चों, शाबाश। इसका सही जवाब है कुतुबनुमा और अस्तालाब। ये दो आलात कुतुबनुमा और अस्तालाब मल्लाहों को काफी मददगार साबित हुए। चौथा सवाल आपके लिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जमीनी तौसी के बजाय किस पॉलिसी पर तवज्जो दी? तो आपको बताना है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, इसने कौन सी पॉलिसी पर तवज्जो दी? बिल्कुल सही जवाब आपने जो जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जमीनी तौसी के बजाय इसने नीली आबी पॉलिसी पर तवज्जो दी। तो इस तरह से हमने पहली जो वीडियो क्लास थी, इन तमाम मालूमात हासिल की थी। बच्चों, आज की इस दूसरी वीडियो क्लास में जिसका सबक का नाम है हिंदुस्तान में
यूरोपीय अक़वाम की आमद, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आज इस सबक की ये दूसरी वीडियो क्लास है, तो हम इस दूसरी वीडियो क्लास में किन किन नुकात का मुतालिया करेंगे अब हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम इन नुकात का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद। पहले वीडियो क्लास में हमने पुर्तगालियों को बारे में, डच के बारे में और अंग्रेजों के बारे में मालूमात हासिल की थी। लिहाजा जो फ्रांसीसी बच गए थे, आज हम इस नुकात पर फ्रांसीसियों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान मुकाबिला व तजादात, इन दोनों के दरमियान जो मुकाबिला हुआ और मुकाबिला और तजादात की वजह से हिंदुस्तान में क्या हालात रोनुमा हुए, इसका भी हम आज की इस वीडियो क्लास में मुतालिया करेंगे। तीसरा, कारनाटिक की जंगें और इसके असरात। ये कारनाटिक की जंगें किन किन के दरमियान लड़ी गई और इन जंगों के असरात क्या मुरत्तब हुए, उसके ताल्लुक से भी आज की क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। चौथे नंबर पर हिंदुस्तान में अंग्रेजी इख्तिदार, किस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान में इख्तिदार हासिल किए, उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, उसके ताल्लुक से भी आज की इस वीडियो क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। लिहाजा इन तमाम नुकात पर आज हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आप इन तमाम नुकात पर मालूमात हासिल करने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, जो चौथी कौम, यूरोपीय कौम जो हिंदुस्तान को आई, वो थी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। सन 1664 सनी ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। बच्चों, जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने लिए तिजारती कंपनी कायम की, डच कौम ने अपने लिए तिजारती कोठी कायम की, उसी तरह फ्रांसीसियों ने भी सन 1664 सनी ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, ताकि हिंदुस्तान और फ्रांसीसियों के दरमियान तिजारत को फरोग दिया जा सके। सन 1665 सनी ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी पहली तिजारती कोठी कायम की। तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली तिजारती कोठी कायम की। इसके बाद इन्होंने चंद्रनागुर, माहे, कारिकल और कासिम बाजार में भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर अपने लिए तिजारती कोठियां कायम की। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों ने भी अपने लिए अलग अलग मुकामात पर अपनी तिजारती कोठियां कायम की। अब आप नक्शा देख रहे हैं, हिंदुस्तान का नक्शा। इसमें मैं आपको फ्रांसीसियों के कायम करदा तिजारती कोठियों की निशानदही कराऊंगा। आप इस नक्शे को गौर से देखें। सबसे पहले आप जो देख रहे हो चंद्रनागुर, इस मुकाम पर इन्होंने अपनी एक तिजारती कोठी कायम की। इसके बाद आप देख रहे हैं माहे, जो मगरबी साहिल का एक मुकाम है, हिंदुस्तान के मगरबी साहिली मुकाम है जिसका नाम माहे, वहां पर भी इन्होंने अपनी तिजारती कोठी कायम की। इसके बाद आप देख रहे हैं कारिकल, तो ये भी आकर जो है यहाँ इस मुकाम पर भी इन्होंने अपने लिए तिजारती कोठी कायम की। तो इस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग मुकामात पर इन्होंने अपने लिए तिजारती कोठी कायम की। सन 1674 में फ्रांसीसियों ने वाली कोंडा नामी एक मुकाम है जिसका नाम वाली कोंडा, ये वाली कोंडा नामी मुकाम को एक गांव को मुस्लिम अफसर से इन्होंने खरीद कर हासिल कर इसको अपना तिजारती मरकज बनाया। और एक मरतबा इस बात को मैं रख रहा हूं, सन 1674 सनी ईस्वी में फ्रांसीसियों ने एक मुकाम जिसका नाम वाली कोंडा था, उसको एक मुस्लिम अफसर से खरीद कर इसको अपना तिजारती मरकज बनाया। आगे चलकर यही गांव पांडिचेरी आकर जो है बना, पांडिचेरी में तब्दील हुआ, जो बहुत बड़ा एक शहर था। फ्रांसीसियों के हिंदुस्तान छोड़ने तक, जब तक फ्रांसीसी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहे, ये मुकाम यानी पांडिचेरी इनका दारुल खिलाफा यानी सदर मुकाम हेडक्वार्टर बनकर रहा।
اب آپ کے سامنے میں پانڈیچیری کی بھی نشاندہی کرا رہا ہوں. یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ جنوبی ہند کا نقشہ ہے. اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف مقامات کو ہندوستان کے مختلف جنوبی ریاستوں کو بتایا گیا ہے. اب میں آپ کو پانڈیچیری کی نشاندہی کرا رہا ہوں. یہ جو مقام ہے یہ مقام پانڈیچیری ہے. یہ پانڈیچیری ہندوستان میں فرانسیسیوں کا دارالخلافہ رہا. جب تک فرانسیسی ہندوستان میں رہے یہ مقام ان کا مرکز بنا رہا. اب ہم آگے کی طرف چلیں گے. انگریزوں اور فرانسیسیوں کی ہندوستان میں آمد سے پرتگال اور ڈچ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. میں نے پہلی ویڈیو کلاس میں بھی کہا تھا کہ جب تک ہندوستان میں انگریز اور فرانسیسی نہیں آئے تب تک ہندوستان میں پرتگال اور ڈچ رہے. لیکن جیسے ہی یہ دونوں ممالکوں کی آمد ہندوستان میں ہوئی تو ان کا ہندوستان میں زوال ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ڈچ اور پرتگال ان دونوں ممالکوں کا مقابلہ نہیں کر پائے. تو اس طریقے سے جب پرتگال اور ڈچ کا زوال ہو گیا تو اب ہندوستان میں صرف 2 یورپی ممالک رہ گئے. کون کون سے؟ صرف 2 یورپی ممالک رہ گئے. عزیز بچوں، وہ 2 ممالک تھے. یہ دونوں ممالک آ کر جو ہے رہ گئے، کیونکہ جو سب سے پہلے آنے والی جو 2 یورپی قومیں تھیں پرتگال اور ڈچ، ان کا زوال ہو چکا تھا. وہ ہندوستان سے کسی دوسرے ممالکوں کی طرف آ کر جو ہے اپنی تجارت، اپنی نگاہ مرکوز کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ملکوں کو منتقل ہو گئے. تو لہذا اب ہندوستان میں صرف 2 یورپی ممالک رہ گئے. وہ تھے ایک آ کر انگریز اور دوسرا فرانسیسی. یہ 2 ممالک بچ کر رہ گئے. اب ہم دیکھیں گے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان مقابلہ و تصادات. جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اب صرف 2 ممالک رہ گئے، ایک تھے انگریز، دوسرا فرانسیسی. تو یہ ہندوستان میں رہ گئے. بالکل اسی طریقے سے ان دونوں کے اندر مسابقت، کمپٹیشن سا لگ گیا تھا ہندوستان میں. ان دونوں میں بہت زیادہ مسابقت پائی گئی. نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یورپ میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے مسابقتی ملک، یعنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے. تو یورپ میں بھی یہ 2 آ کر جو ہے مخالف ممالک تھے اور ہندوستان میں بھی وہی صورت رہی. اب یہاں پہ سن 1764 عیسوی میں ان دا ایئر 1764 فرانسیسیوں نے انگریزوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک شخص جس کا نام ڈوپلے، میں آپ کو تصویر بھی بتا رہا ہوں. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ڈوپلے کی ہے. تو اس ڈوپلے کو فرانسیسی حکومت نے ہندوستان میں فرانسیسی گورنر بنا کر بھیجا. جب اس کو بھیجا تو ایک مشن کے ذریعے سے، اس کو ایک پلان کے ذریعے سے، ایک سوچا سمجھا ایک منصوبے کے تحت اس کو ہندوستان کو بھیجا گیا تاکہ وہ ہندوستان جا کر انگریزوں کو نیچا دکھائیں. تو یہ پانڈیچیری آیا. آنے کے بعد اس کا مشن بھی میں نے آپ کو کہہ دیا. تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ کسی طریقے سے انگریزوں سے مسابقت میں اونچا رہے اور ان کو نیچا بتانا. تو اس طریقے سے ڈوپلے ہندوستان کو آیا اور وہ گورنر جنرل بن کر آیا پانڈیچیری کا. اب یہاں پہ ڈوپلے ہندوستان میں فرانسیسیوں کو اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے بہت کوشش کی. اس کا بھی منصوبہ تھا. اس نے بہت ساری کوشش کی کہ وہ ہندوستان میں فرانسیسیوں کو ایک مضبوط مقام، ایک مضبوط ملک بنانے میں بہت اس نے کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان، مطلب فرانسیسیوں اور انگریزوں کے درمیان مسابقت کی وجہ سے، مقابلے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنگیں لڑی گئی. تاریخ میں ہم ان جنگوں کو کارناٹک کی جنگیں کہتی ہیں. اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں میں، ان دونوں کی مسابقت اور تصادات اور مقابلے کی وجہ سے ان دونوں ممالکوں کے درمیان یہ جنگیں لڑی گئی. یہ جنگیں تھیں کارناٹک کی جنگیں. تو اب ہم
कार्नाटिक की जंगों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कार्नाटिक की जंगें। अब ये कार्नाटिक की जंग जो थी जनूबी हिंद में अपने रसूख को कायम करने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के दरमियान ये जंगें हुई। ये दोनों मुमालिक चाहते थे, कहां पर, जनूबी हिंद में एक मुकाम है जिसका नाम कार्नाटिक, मैं आपको आगे उसका नक्शा भी बताऊंगा। आखिरकार कार्नाटिक किस मुकाम को कहा जाता है। तो ये फ्रांसीसी भी चाहते थे कि उस मुकाम पर वो मसाबिकत रहें, उस मुकाम पर अपना रसूख कायम करें। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी चाहते थे कि वो इस मुकाम पर अपना रसूख कायम करें। लिहाजा उस मुकाम पर, जनूबी हिंद के एक मुकाम पर अपना रसूख कायम करने की वजह से, कायम करने की कोशिशों की वजह से इन दोनों में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान ये जंगें लड़ी गई। इन जंगों को हम कहते हैं कार्नाटिक की जंगें। अब देखेंगे हम ये कार्नाटिक है क्या। तो अब देखें, जनूबी हिंद में तमिलनाडु का मशरकी इलाके को हम क्या कहते हैं, कार्नाटिक कहते हैं। ये जो कार्नाटिक मुकाम है, मैं अब नक्शे के जरिए से भी आपको बताऊंगा। जनूबी हिंद में तमिलनाडु का मशरकी इलाका जो है वो कार्नाटिक कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया ये कार्नाटिक मुकाम क्या है। चूंकि इस मुकाम पर रसूख कायम करने के लिए ये जंगें लड़ी गई, इस वजह से इन जंगों को किस नाम से मंसूब किया गया है, कार्नाटिक की जंगों से मंसूब किया गया है। तो अब चलिए बच्चों, अब हम नक्शा देख रहे हैं। ये जनूबी हिंद का नक्शा है। इस नक्शे में आप देखें एक मुकाम है जिसको हम कार्नाटिक, CARNITAC, मैंने आपको एक निशान के जरिए से भी आकर जो है बताया है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्नाटिक। ये जो मुकाम है, इस कार्नाटिक पर अपना रसूख कायम करना चाहते थे अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी, जिसकी वजह से ये जंगें लड़ी गई। इन जंगों को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्नाटिक की जंगें कहते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कार्नाटिक की जंगों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले जंगें। अब आप देखेंगे ये जंगें कितनी हैं, कब कब लड़ी गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन जंगों का खात्मा किन मुआहिदों के तहत हुआ है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ जंगें हैं, दूसरी तरफ मुआहिदे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कार्नाटिक की पहली जंग। जो कार्नाटिक की पहली जंग जो थी सन 1746 से सन 1748 के दरमियान ये जंग लड़ी गई। तो ये जंग जो लड़ी गई, इस कार्नाटिक के इलाके को लेकर ही अंग्रेज भी चाहते थे कि इस इलाके पर दबदबा हो, फ्रांसीसी भी चाहते थे कि इस इलाके पर दबदबा हो। इसी की वजह से ये दोनों के दरमियान मुसाबिकत की वजह से ये जंगें लड़ी गई। तो ये पहली कार्नाटिक की जंग। इस जंग का खात्मा मुआहिदे एक्स-ला-चैपल के तहत हुआ। बच्चों आपको इसका नाम याद रखना है। पहली कार्नाटिक का जंग का खात्मा मुआहिदे एक्स-ला-चैपल के तहत हुआ। अब चलिए दूसरी कार्नाटिक की जंग या कार्नाटिक की दूसरी जंग सन 1749 से सन 1754 तक ये जंग लड़ी गई। इस जंग का खात्मा भी मुआहिदे पांडिचेरी के तहत हुआ। तो इसका खात्मा भी हुआ और इसका खात्मा मुआहिदे पांडिचेरी के तहत हुआ। अब हम तीसरे और आखिरी कार्नाटिक जंग के बारे में देखेंगे। तीसरी कार्नाटिक की जंग सन 1756 से सन 1763 सनी ईस्वी तक ये जंग लड़ी गई। बच्चों इस जंग का खात्मा मुआहिदे पेरिस के जरिए से हुआ। तो लिहाजा ये तीनों जंगों का खात्मा मुआहिदों के तहत हुआ। बच्चों आपको ये तीन जंगें भी याद रखनी है, कब कब लड़ी गई ये भी याद रखना है, और किस जंग का खात्मा किस मुआहिदे के तहत हुआ है ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कार्नाटिक की जंगों के असरात। कार्नाटिक की जंगों की वजह से फ्रांसीसियों ने अपना सियासी वकार खो दिया और वो हिंदुस्तान में कमजोर पड़ गए। तो वो जो इस वजह से, इन कार्नाटिक की वजह से फ्रांसीसियों ने अपना सियासी वकार खो दिया और वो कमजोर हो गए। और कार्नाटिक की जंगों के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे और अपने तमाम मुखालिफ यूरोपीय ममालिकों को इन्होंने
कुचल दिया। इस तरह अंग्रेज वाहिद यूरोपीय कौम हिंदुस्तान में ताकतवर कौम बनकर उभरी। अब कोई भी यूरोपीय ममालिक इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो कर्नाटक की वजह से, जंगों की वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान में मजीद ताकतवर बनकर उभरे। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेजी इख्तिदार, अब हम देखें किस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान में अपना इख्तिदार कायम करने की कोशिश की। जुनूबी हिंद पर मुकम्मल सियासी काबू पाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी जो नजरें थी वो सूबे बंगाल पर डाली। जब उन्होंने अपनी जो रसूख था, अपना जो दबदबा जो जुनूबी हिंद में था उसको कायम करने के बाद अब उन्होंने अपनी नजरें किस पर डाली? सूबे बंगाल पर डाली। अब सवाल उठता है क्यों उन्होंने सूबे बंगाल पर ही अपनी नजरें डाली? इसकी वजह है बच्चों, वो बस वजह यह है कि सूबे बंगाल वसाइल, कुदरती वसाइल से भरपूर सूबा था। ना सिर्फ कुदरती वसाइल में बल्कि ज़राअत, तिजारत, दस्तकारी और सनती तौर पर भी ये जो रियासत सूबे बंगाल थी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता रियासत थी, सूबा था। तो अब चूंकि यहाँ पे कई वसाइल मौजूद थे, एक तरक्की याफ्ता सूबा था, तो ये ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने अपनी नजरें किस पर डाली? सूबे बंगाल पर डाली। आप इस नक्शे में देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नक्शे में हमने एक लाल दायरे में सूबे बंगाल बताया है। तो इस सूबे बंगाल पर अंग्रेजों ने अपनी नजरें डाली। तो अब आगे हम देखेंगे सन 1717 सनी ईस्वी में मुगल शहंशाह जिसका नाम फर्रुखसियार, तो इसने सूबे बंगाल में अंग्रेजों को खुले तौर पर तिजारत करने की इजाजत दी। किसके जरिए से बोले तो किसके जरिए से? दस्तक के जरिए से। तो इसने मुगल शहंशाह फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को खुली इजाजत दे दी दस्तक के जरिए से। अब सवाल उठता है ये दस्तक है क्या? दस्तक किसे कहते हैं? तो बच्चों ये देखें, किसी भी टैक्स के बगैर, मैं अब दस्तक से क्या मुराद है ये कहने जा रहा हूं, किसी भी टैक्स के बगैर अशिया की दरामद और बरामद करने की मंजूरी को ही क्या कहते हैं? हम दस्तक कहते हैं। तो अब अंग्रेजों को ये इजाजत मिल गई कि वो दरामद भी कर सकते हैं, बरामद भी कर सकते हैं सूबे बंगाल से। उसके लिए इनको किसी किस्म का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? दस्तक कहते हैं। ये दस्तक देने वाला मुगल शहंशाह फर्रुखसियार ने इनको दस्तक दी। लेकिन कंपनी के अफसरों ने जो दस्तक जो मुगल शहंशाह ने दी थी उसका गलत इस्तेमाल किया। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे ये अपने कंपनी के लिए तो दस्तक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ में अपने निजी फायदे के लिए भी ये आकर दस्तक का गलत इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से बंगाल के नवाबों को काफी इसका नुकसान उठाना पड़ा। दस्तक के गलत इस्तेमाल से बंगाल के कई नवाबों को इसका नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और दिगर नवाबों और अंग्रेजों के दरमियान फसाद का सबब बन गया। जब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां और अंग्रेजों के दरमियान एक फसाद का सबब बन गया। तो अब हमने इन तमाम आज की इस दूसरी वीडियो क्लास में हमने आकर जो है इसके ताल्लुक से आकर जो है इन तमाम नुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। बच्चों चलिए फिर एक मर्तबा हमने आज की इस वीडियो क्लास में क्या क्या पढ़ा एक मर्तबा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद के ताल्लुक से पढ़ा। तो हमने आज इसमें फ्रांसीसियों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। दूसरे नंबर पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान मुकाबला व तसादात, तो इसकी वजह से क्या हालात रुनुमा हुए इसके ताल्लुक से भी हमने पढ़ा। फिर इसके बाद कर्नाटक की जंगें और जंगों की वजह से इसके असरात क्या मुरतब है उसके ताल्लुक से भी पढ़ा। और चौथे और आखिरी हिस्से में हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजी इक़्तिदार के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की। तो बच्चों हमने आज की इस वीडियो क्लास में इतनी मालूमात हासिल की। तो चलिए अब हम जो मैंने पढ़ाया है उसके ताल्लुक से मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आपको उन सवालात सुनकर उसके जवाबात देने हैं। क्या आप तैयार हैं बच्चों? तो चलिए अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जुनूबी हिंद में सियासी रसूख के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान कौन सी जंगें लड़ी गई ये आपको बताना है।
हाँ बच्चों, जो जंगें लड़ी गई किस किस के दरमियान, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान, किस जगह को लेकर, हिंदुस्तान के जनूबी हिंद में अपने सियासी रसूख को कायम करने के लिए। हाँ, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो इसका जवाब है कार्नाटिक की जंगें। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है, कर्नाटक की तीसरी जंग का खातिमा, कार्नाटिक की तीसरी जंग का खातिमा डैश मुआहदे के तहत हुआ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों आपने। इसका जवाब है मुआहदे पेरिस। तो ये जो कार्नाटिक की तीसरी जो जंग थी, इसका खातिमा मुआहदे पेरिस के तहत हुआ। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। अंग्रेजों को तिजारत के लिए दस्तक फराहम करने वाला मुगल बादशाह डैश था। जो दस्तक दिए गए थे, वो दस्तक किसने दिए अंग्रेजों को, वो देने वाला मुगल शहंशाह कौन था, उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। इसका जवाब है फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार ने ये दस्तक दिए। चौथा सवाल, अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए डैश को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया। तो फ्रांसीसी हुकूमत ने, फ्रांस ने एक शख्स को हिंदुस्तान भेजा गवर्नर बनाकर। वो गवर्नर कौन था, उसका आपको जवाब देना है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब है डुप्ले। तो डुप्ले हिंदुस्तान को गवर्नर की हैसियत से आता है, फ्रांसीसी गवर्नर की हैसियत से आता है, ताकि वो अंग्रेजों को नीचा बता सके। काम यानी होमवर्क है, मैं आपको सवालात दूंगा। इन सवालात को आप देखें, सुने और अपने नोटबुक्स में लिख लें। लिखने के बाद आप इन सवालात के जवाबात लिखकर अपने मौलिम, अपने समाजी साइंस मौलिम को बताकर अपने जवाबात की इस्लाह करवा लें। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला सवाल है क्या। पहला सवाल आपके लिए, कार्नाटिक की जंगों की वजह से फ्रांसीसी हिंदुस्तान में कमजोर पड़ गए और वो अपना इख्तिदार खो बैठे। इस जुमले की वजाहत कीजिए। आप तमाम जानते हैं कर्नाटक की जंगों की वजह से फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए, कैसे, ये आपको लिखना है। दूसरा सवाल आपके लिए, कौन से वजूहात की वजह से अंग्रेजों ने सूबे बंगाल पर अपनी नजरें डाली। जनूबी हिंद में अपना रसूख कायम करने के बाद अंग्रेजों ने सूबे बंगाल पर अपनी नजरें डाली। तो आखिर वो क्यों डाली, उसके वजूहात क्या थे, आपको बताना है। तीसरा सवाल, दस्तक से क्या मुराद है, दस्तक किसे कहते हैं और अंग्रेजों ने किस तरह इसका गलत इस्तेमाल किया, इसका जवाब भी आपको लिखना है। तो इतने सवालात थे। तो इस सबक को पेश करने वाले मोहम्मद इम्तियाज, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मिलरपेट, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी। शुक्रिया।